चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ को फॉर द यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस। और दिस इज़ द इंडियन पॉलिटी पार्ट, और इंडियन पॉलिटी का ये है आपका थर्ड पार्ट, जिसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करेंगे। और इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बेसिकली मैं बात करूँ पार्ट 3 के अंदर, मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो PYQs सेलेक्ट किए हैं। स्पेसिफिकली मैं बात करूं यूपीएससी के अंदर जो भी PYQs रहे हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो डेफिनेटली यूपीएससी में तो शायद ना पूछे जाएं, बट हाँ जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनमें वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे आपके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राज्यसभा हैज़ अ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट द मनी बिल और अमेंड द मनी बिल। देखिए जब हम बात कर रहे हैं, देखिए पहले तो कुछ चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, किसकी पावर ऑफ राज्यसभा रिलेटेड विद द मनी बिल। ठीक है, अब यहाँ पर जो मनी बिल है, मनी बिल MB लिखता हूँ इसे मैं शॉर्ट में। मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है केवल इन द लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इसका राज्यसभा में इंट्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ मनी बिल जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर प्रायर परमिशन या बेसिकली कह लीजिए कि रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, राज्यसभा जो है यहाँ पर मनी बिल को ना ही रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता, और क्या नहीं कर सकता है, अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा के पास केवल एक अधिकार है कि वो इसमें सजेशंस दे सकता है, या फिर आप कह लीजिए रिकमेंडेशंस दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, कि कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है, और वो रिकमेंडेशन, और एक चीज़ और कर सकता है राज्यसभा यहाँ पर कि मनी बिल को यहाँ पर वो 14 डेज के लिए अपने पास रख सकता है, 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। और विद और विदाउट रिकमेंडेशन अगर जो वो मतलब नहीं पास करता है तो लोग ये माना जाता है कि वो बिल जो है वो ऑटोमेटिकली पास हो चुका है, और वो वापस चला जाता है कहाँ पर, रिटर्न हो जाता है लोकसभा के पास। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। फाइनल पावर जो है कि मनी बिल, कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है, तो ये फाइनल अथॉरिटी या फाइनल पावर जो है वो होती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास में। ठीक है, वही बताएंगे कि ये मतलब अगर जो उन्होंने कह दिया कि कोई पर्टिकुलर बिल जो है वो मनी बिल नहीं है तो दैट मीन्स वो मनी बिल नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक फाइनल अथॉरिटी जो है वो डिसाइडिंग अथॉरिटी वो यही होती है। ठीक, तो क्वेश्चन है राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है आपकी, आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट। देखिए राज्यसभा के पास बजट के रिलेटेड में अगर जो बात करें, राज्यसभा डज नॉट हैव अ राइट टू वोट ऑन द डिमांड ऑन ग्रांट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। आर्टिकल 112, ठीक है, आर्टिकल 112 आता है आपका 112, ये आपका बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली बजट जो वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं मेंशन्ड है, बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वर्ड आपका है जो कि बजट का प्रोविजन देती है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस हो सकती है कहाँ पर, राज्यसभा में। ठीक है, डिस्कस हो सकती है, बट अमेंडमेंट प्रपोजल जो है वो बेसिकली यहाँ पर लोकसभा का रहता है, ना कि राज्यसभा का। ठीक है, तो यहाँ राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस, नहीं इट कैन डिस्कस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिस्कशन करती है। ठीक है, राज्यसभा, तो ये गलत होगा, कैन नॉट नहीं होगा, तो 1 और 2 रहेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बिल इज रिफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाय। जब जॉइंट सिटिंग की जब हम बात करते हैं तो देखिए जॉइंट सिटिंग के लिए आपको एक आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना है, वो है आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 108 आर्टिकल जो है वो प्रोविजन प्रोवाइड करता है जॉइंट सिटिंग की। व्हेन, कब, जब डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है, डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है किसी पर्टिकुलर बिल को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेप्शंस हैं कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दो बिल्स को छोड़कर बाकी कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, बेसिकली जॉइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है दिस इज रिलेटेड विद द ऑर्डिनरी बिल। जो साधारण विधेयक होता है उनके लिए यह
रहता है बेसिकली। और यहाँ पर जो है वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है मेंबर्स की जो प्रेजेंट एंड वोटिंग रहेगी। तो ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जॉइंट सिटिंग जो है अब तक 3 बार लग चुकी है। एक था डावरी प्रोहिबिशन केस, डावरी प्रोहिबिशन बिल जो कि आया था 1970 के अंदर, ठीक है। और बैंक सर्विस कमीशन बिल ये आता है 1977 में, यहाँ पर भी जॉइंट सिटिंग लगी थी। और एक था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, ये कब आता है? ये आता है 2002 के अंदर, ठीक है। तो ये 3 बार आपका अभी तक जॉइंट सिटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये तीनों केस आपको ध्यान रखने हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलता है ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। नो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं होता यहाँ पर होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करता है, बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सभी के लिए। इकोनॉमिक अफेयर्स जो प्रिपेयर करता है बजट को, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ हो गई एक। तो दूसरी बात ये है, नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए, अब यहाँ पर एक होता है अप्रोप्रिएशन बिल, आपने अगर जो वर्ड सुना होगा अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन बिल को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरीके से चेक होता है, ठीक है। तो अगर जो आपको अकाउंट से, आपके सेविंग अकाउंट या जो भी अकाउंट है, तो वहाँ से आपको पैसे निकालने हैं तो आपको चेक साइन करके देना पड़ेगा। तो वही होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर जो आपको पैसा निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो नो अमाउंट, कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट से ऑथराइज करने का मतलब है कि हमें एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्लियामेंट अप्रोप्रिएशन बिल। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट गलत है यहाँ पर। all the disbursement made from the public account also need the authorization from the parliament। देखिए, पब्लिक अकाउंट की हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पब्लिक अकाउंट की, ये जो टर्म है पब्लिक अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स जो होते हैं आपके, या जुडिशियल डिपॉजिट्स जो होती है, या आप कह लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं, या डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स आपका रहते हैं, रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये अकाउंट जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस पर काम करती हैं, उसके लिए पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आपका सिर्फ सेकंड है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मुझे ध्यान आए, तो एक है आर्टिकल 266, नॉट 226, आर्टिकल 266, दिस इज रिलेटेड विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 267 आर्टिकल है, दिस इज रिलेटेड विद द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों आर्टिकल्स को भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और ट्रू, ठीक है। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन। लोकसभा में एक लंबित विधेयक अपने सत्रावसान पर विपगत हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट पूछा गया था ना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है, गलत है आपका, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसको भी हम आगे देखते हैं अभी। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शेल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। जाहिर सी बात है, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, ठीक है, तो जो भी बिजनेसेस चल रहे होते हैं, बिजनेस का मतलब होता है यहाँ पर जो भी काम चल रहे होते हैं, जैसे बिल्स हो गए, मोशंस हैं, रेजोल्यूशंस हैं, नोटिस, पेटिशंस, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, लैप्स हो जाती हैं आमतौर पे, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस बनती हैं कि किन कंडीशंस में जो
लैप्सिंग ऑफ बिल है वो देखने को मिलता है, मतलब बिल्स की पोजीशन कैसी कैसी रहती है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कंडीशंस की। इफ़ ये पहली कंडीशन ये है कि बिल अगर जो पेंडिंग है लोकसभा में बिल जो है आपका क्या है, पेंडिंग है कहाँ पर, लोकसभा में, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब कोई बिल अगर जो लोकसभा में पेंडिंग है वो लैप्स हो जाएगा, चाहे वो बिल ओरिजिनेट हुआ है लोकसभा से और ट्रांसमिट कर दिया गया हो राज्यसभा में। मतलब सपोज इसको ये समझ लीजिए कि लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ कोई बिल तो वो तो लैप्स हो ही जाएगा। लोकसभा से ओरिजिनेट होके पास होके वो कहाँ चला गया, राज्यसभा में, तो भी वो बिल क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से पास नहीं हुआ, यहाँ पर अभी पहुँच गया है, मतलब एक डोर से निकल के दूसरे डोर में पहुँच गया है, तो भी उस कंडीशन में वो लैप्स हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि बिल जो है बिल आपका पास कर दिया गया है कहाँ से, लोकसभा से, बट राज्यसभा में पेंडिंग है। यही कंडीशन जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा ये। ठीक है, खारिज हो जाएगा, दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा जब नई लोकसभा गठित होगी। थर्ड कंडीशन है बिल जो है इज़ नॉट पास्ड, बिल जो है वो पास नहीं किया गया कहाँ से, टू हाउस, दोनों हाउसेस से, बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट, मतलब यहाँ पर डेडलॉक की कंडीशन जो थी वो आ गई थी। ठीक है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का नोटिफाई करेंगे कब, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को नोटिफाई करने से पहले बेसिकली वो लोकसभा भंग हो गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में बिल जो है वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाता है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन यहाँ पर है बिल जो है अगर जो पेंडिंग है कहाँ पर, बिल जो है वो पेंडिंग है यहाँ पर राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में पेंडिंग है, बट लोकसभा में वो आया ही नहीं है, मतलब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वहाँ पर चल रहा है काम, और लोकसभा लैप्स हो गई, तो और लोकसभा में वो बिल आया ही नहीं, तो उस कंडीशन में ये बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि वो आया ही नहीं और वहाँ पर भी काम चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। ठीक, एंड फिफ्थ कंडीशन यहाँ पर बनती है अगर जो कोई बिल जो है वो पास हो जा रहा है, ठीक है, कहाँ से, दोनों हाउसेस से, बोथ हाउसेस से, ठीक है, और पेंडिंग है कहाँ पर, प्रेसिडेंट के पास असेट के लिए। ठीक है, तो वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, लैप्स नहीं होगा। और एक कंडीशन छठी बनती है यहाँ पर हमारी कि बिल अगर जो पास हो गया है बोथ हाउसेस से, ठीक है, और उस कंडीशन में बोथ हाउसेस से और रिटर्न कर दिया गया है, किसके द्वारा रिटर्न हुआ है वो, मतलब देखिए पास होके कहाँ गया था, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने उसे वापस भेज दिया है हाउस के पास फॉर रिकन्सिडरेशन, दोबारा देखने के लिए, तो उस कंडीशन में भी बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनती हैं जिनमें ये लैप्स और नॉट लैप्स वाली कंडीशन बनती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो इसमें आपसे पूछा गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू। अब देखिए पार्लियामेंट यहाँ पर एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, इन तीनों के तहत जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती है। ऑप्शन डी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड ओके पूछा गया है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल इज प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल, हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड। नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आइदर नॉमिनेटेड और द इलेक्टेड पर्सन। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है, वो एमपी होना चाहिए, तो वो बेसिकली क्या है, प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये तो गलत हो गया, आपसे करेक्ट पूछा गया है। Recently, private member bill has been passed in the parliament in India for the first time in India. This is not first. This is the first time in the history. नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली बार
ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास किया गया है। इससे पहले भी आपके प्राइवेट मेंबर बिल्स आए हैं। एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलिएट ज्यूरिडिक्शन 1968 में आया था, 70 में फिर आया था एक बिल। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब अगर जो मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट वाला बिल वही था आपका। ठीक है, ये था एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन बिल, जो 1968 का था, उस बिल को आया था। उसके लिए बेसिकली यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया था ये। ठीक है, तो नॉट फर्स्ट है, पहली बात तो नहीं है ये। ठीक है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा, नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्रता पार्टी। तो देखिए, सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सबसे पहले जब हम बात करें तो इस इलेक्शन के टाइम पर, जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, तो 489 सीट्स पर इलेक्शन हुआ था, जिसमें से 364 सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ठीक है, इसके बाद एक पार्टी थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने जीती थी अब अप्रॉक्सीमेट 16 सीट्स। ठीक है, 16 सीट्स यहाँ पर जीती थी। ठीक, तो वो थी आपकी बेसिकली कहते हैं अपोजिशन पार्टी, ना द स्वतंत्रता पार्टी नहीं थी, ये सीपीआई थी यहाँ पर। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। इन द फर्स्ट लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज इन द फर्स्ट इंस्टेंट 1969। पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो 1969 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसे स्टैट्यूटरी जो रिकॉग्निशन है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन वो मिलता है, रिकॉग्निशन इन 1977 में। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है आपका। इन द लोकसभा इफ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स, इट पार्टी जिसके पास 75 मेंबर से नीचे नहीं है, मतलब मिनिमम इतने नहीं है, तो इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लीडर ऑफ अपोजिशन। बेसिकली हम बात कर रहे हैं एलओपी की, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पर क्राइटेरिया 75 मेंबर्स का नहीं है, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की बात करते हैं। दैट मीन्स 543 मेंबर्स हैं, तो इसका 1/10 होता है अराउंड 54 मेंबर्स। ठीक है, 54 मेंबर्स और 55 मेंबर्स आप कह लीजिए, तो इतने मेंबर्स जो हैं वो होनी चाहिए, ना कि 75। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है। तो करेक्ट क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी scrutinize and report to the House whether the power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको देखने को मिलती हैं कमिटी ऑन द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर के तहत। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और इसका गठन जो है वो 1953 के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 9, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, मनी बिल से संबंधित है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आपको ये बताना है। मनी बिल का जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 110 हमें ध्यान आता है। ठीक है, A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provision related to the imposition, abolition, remission, alteration and regulation of any taxes। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है, पहले स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है मनी बिल हैज़ प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। ठीक है, मनी बिल इज concerned with the appropriation of money out of the contingency, no, not out of the contingency, out of the consolidated fund of India। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, यहाँ पर गलत है। मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका ये करेक्ट है, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी जो है वो आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, ना कि कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा दिख नहीं रहा है हमें प्रॉपरली, बट कोई बात नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ गया, हाँ जी,
In which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity are? तो यहाँ पर जो है वो एडॉक कमेटी जो सेटअप की गई है पार्लियामेंट के द्वारा वो रहेगी, और पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट जो रिलेटेड है विद द स्टैंडिंग कमेटी वो रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। फाइनेंस कमीशन और फाइनेंशियल सेक्टर, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म और नीति आयोग ये यहाँ पर नहीं आएंगे। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके एंड यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, देखिए यहाँ पर ना एक्चुअली दो टाइप की कमिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं। फाइनेंस से रिलेटेड आपकी दो टाइप की कमिटीज़ हैं। एक कहलाती है आपकी एस्टीमेट कमेटी, दूसरी कहलाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, दो ये कमिटीज़ हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन 1959 exempt several posts from disqualification on the ground of office of profit। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड है द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। तो दैट मीन्स आंसर तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर ए। जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि 5 बार ये अमेंड हो चुका है, कब कब हुआ है, तो ये हुआ है 1960 के अंदर, 1960 के बाद 1992 के अंदर, 1993 के अंदर अमेंड हुआ है, आफ्टर दैट 2006 में अमेंड हुआ था, और 2013 में अमेंडमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 जो आ रहा है, ये जो है इसके अंदर दो चीज़ें आर्टिकल्स आएंगे। एक तो आएगा आर्टिकल नंबर 102। ये क्या कहता है, आर्टिकल 102 का क्लॉज 1 सेक्शन ए क्लॉज ए ये कहता है कि पर्सन शुड बी डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ़ ही होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। ये एक तो कहता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बात करता है। एक होता है आर्टिकल 191(1), ठीक है, 191 का 1A प्रोविज़न, ये प्रोविज़न कहता है, सिमिलर प्रोविज़न जो है वो ये तो देखिए ये तो आपका बात करता है आपका MPs के लिए जो पार्लियामेंट के अंदर है, और ये प्रोविज़न बात करता है स्टेट असेंबलीज़ के लिए। ठीक है, स्टेट असेंबली के भी अंदर अगर जो कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर बैठा हुआ है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन का डिस्कशन या उसके बारे में जो लॉज है वो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इसमें पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस वेयर ही थिंक। बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन बुला सकते हैं सत्र को जब चाहें और जिस भी प्लेस पे चाहें वहाँ पर। ठीक है, ये करेक्ट है आपका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशंस। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करते हैं 3 सेशन की, ठीक है, देखो आर्टिकल 85(1) पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि हाउस की वो मीटिंग बुला सकते हैं किसी भी टाइम पर, बट यहाँ पर जो पार्लियामेंट के 2 सेशंस का टाइम पीरियड है वो नॉट मोर देन 6 मंथ होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए गैप इन बिटवीन द 2 सेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंडेटरी टू ऑल 3 सेशंस ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। पूछा क्या था, करेक्ट पूछा था ना यहाँ पे। तो ये तो आपका गलत रहेगा। इट इज़ मैंडेटरी टू कंडक्ट होता है बेसिकली। मिनिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है प्रॉपर। एक्चुअली मिनिमम नंबर ऑफ जो सेशंस है उसकी कोई वो नहीं है कि फिक्स इतने ही होने चाहिए, 3 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, रिक्वायर्स पर द रिक्वायरमेंट होना चाहिए। बट हाँ, मिनिमम मतलब ये है कि 6 महीने में एक बार तो मिलना ही होगा। ये गलत है आपका। देयर इज़ मिनिमम नंबर ऑफ डेज द पार्लियामेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मीट। भाई कितने दिनों के लिए मिलेंगे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। 10 डेज़ की सेशन भी हो सकता है, 20 डेज़ का भी हो सकता है, 30 डेज़ का भी हो सकता है, 2 डे सेशन भी हो सकता है। तो वो डिपेंड अपॉन द कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स। तो 1 और 3 करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा हैज़ अ इक्वल पावर विद द लोकसभा। अब देखिए, राज्यसभा की और लोकसभा की
पावर जो है वो इक्वल है इन सम केसेस के पहले बात कर लेते हैं। एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में, जब संविधान संशोधन लाना है तो उस केस में दोनों की पावर्स बराबर है। इलेक्शन या फिर इम्पीचमेंट करनी है प्रेसिडेंट की, तो उस केस में दोनों की पावर्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके रिमूवल का प्रोसेस है अगर जो, तो वहाँ पर भी इनकी पावर जो है राज्यसभा और लोकसभा की वहाँ पर भी बराबर है। या फिर रिमूवल इनका करना है, या फिर आप कह लीजिए कि जो CAG हैं और जो आपके चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इन सभी का रिमूवल का जो भी प्रोसेस होगा तो उनमें लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर है। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस, अगर जो कोई ऑर्डिनेंस इशू किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसके अप्रूवल के लिए अगर उसको अप्रूव करना है कि ऑर्डिनेंस ओके है, कंटिन्यू रहेगा, तो उसके लिए भी लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर्स हैं। यहाँ पर इक्वल पावर्स आपको देखने को मिलेंगी जितने भी 3 टाइप्स ऑफ हमारे इमरजेंसीज हैं, ठीक है, उनके प्रोक्लेमेशन के लिए, तो यहाँ पर दोनों की इक्वल पावर्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इक्वल पावर्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक आर्टिकल आता है 312 आर्टिकल के अंदर राज्यसभा को ये स्पेशल पावर है कि वो क्रिएट कर सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज कर सकता है। ठीक है, तो ये स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है। अब यहाँ पर आते हैं ये तो ऑल इंडिया इसका हो गया। यहाँ पर इक्वल पावर जो है वो किसके पास है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करना है तो दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, along the budget finance minister also place other documents before the parliament which includes the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because it is mandated by the provision of fiscal responsibility and the budget management act 2003. ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और इसे शॉर्ट में हम FRBM भी कहते हैं, FRBM एक्ट 2003। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था बेसिकली इस एक्ट का कि इंटर जनरेशनल इक्वलिटी लाई जाए फिस्कल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अब बजट डॉक्यूमेंट जो एक वर्ड हमने यहाँ पर देखा, कहाँ गया भाई, एक मिनट, फाइनेंस मिनिस्टर प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बेसिकली अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग विद द बजट। तो ये जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो एक तो होती है बजट स्पीच, वो प्रेजेंट करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाती है, डिमांड फॉर ग्रांट है वो डाली जाती है, अप्रोप्रिएशन बिल्स है बेसिकली जो मैंने चेक्स की बात करी थी वो हो गए, फाइनेंस बिल्स ये भी आपके रहेंगे। ठीक है, और आपके एक्सपेंडिचर्स बजट आपका रहेगा, रेसिपिट बजट आपको देखने को मिलेगा। ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आउटकम ऑफ द बजट या बजट प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें अदर डॉक्यूमेंट्स में आती हैं जो साथ ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग अ कैंडिडेट। नहीं, इस क्वेश्चन को मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं हम, बिकॉज इस क्वेश्चन को UPSC ने एलिमिनेट कर दिया था, तो उस क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, ये अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, एक सेकंड छोड़ते नहीं उसे, देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं उसके। ठीक, देखो, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंसिस्टिंग 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का तो देखिए यहाँ पर मैं अगर जो बात करूँ तो एक केस हुआ था 1991 के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर लोकसभा इलेक्शन जब थे तो जो देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल, ठीक है, वो 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है बट लड़ सकते हैं। ठीक, 1991 में कंटेस्टेड 3 लोकसभा सीट, ये तो करेक्ट है सेकंड वाला। ठीक, और यहाँ पर अगर जो बात करूँ कि ऐसा कोई प्रोविज़न या रूल नहीं है कि अगर जो कोई कैंडिडेट एक लोकसभा से वन लोकसभा इलेक्शन के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेगा तो बाई इलेक्शन के टाइम पर वो सीटें डेफिनेटली खाली होंगी।
जहाँ से मतलब 2 जगह से अगर जो जीत गया तो सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज वैकेंट बाई हिम इन द इवेंट ऑफ हिम विनिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। तो एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है, बेसिकली ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ, ये भी मेरे ख्याल से गलत है आपका, ठीक है, लॉ नहीं है, तो सेकंड ही करेक्ट है। तो बट ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी बनना चाहिए, बट ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो एक्सक्लूसिव पावर है उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इसकी पावर है कि टू, देखिए, रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं ये नहीं है, ये आर्टिकल 352 के तहत आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसीज को व्हेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर थ्रेट बेसिकली बाय द एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन के तहत। तो ये तो नहीं होगा। टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल जब हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है, तो आर्टिकल 75 आता है, ठीक है। ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स द लोकसभा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्टर फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये तो आपका करेक्ट है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, दोनों की पावर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। इधर लोकसभा और राज्यसभा कैन इनिशिएट, मतलब कोई सा भी इनिशिएट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट प्रोसेस को, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, सो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। बिल्कुल ये तो करेक्ट है आपका। देखिए, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर इलेक्शन होगा, फिर आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी। मीटिंग में प्रोटेम स्पीकर होता है, एक प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर वो व्यक्ति होता है जो सीनियर मोस्ट होगा, बेसिकली सीनियर मोस्ट मेंबर होगा पार्लियामेंट के अंदर, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो सभी मेंबर्स की ओथ कराते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्पीकर का चुनाव किया जाता है। स्पीकर के चुनाव के बाद स्पीकर डिसाइड करते हैं कि किस डेट में हम डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव करेंगे, ठीक है। सेकंड है, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। नो, देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक कन्वेंशन है बेसिकली। मैं बात करूँ तो कई बार आमतौर पे काफ़ी समय से आप देख सकते हैं कि जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हैं वो रूलिंग पार्टी का ही है, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है कि वो यहाँ से या यहाँ से होगा, ठीक है। वो मतलब उसी का होता है। ये अब जैसे कह लीजिए आप एज ए जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन्हें भी कई बार चुना जा सकता है। तो एनी पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर as of the speaker when presiding over the sitting of house and no appealing lies against this ruling। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर के पद पर होगा उसको वो सारे अधिकार मिले हुए होंगे जो स्पीकर के होते हैं। A well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that motion to move the speaker or duly sanctioned by the president of duly sanctioned by the prime minister। नहीं, दिस इज नॉट duly sanctioned by the prime minister। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 93 होता है, यहाँ पर एक 93 नंबर आर्टिकल, ठीक है, जो ये कहता है कि this article 93 says that the house of people shall as soon as may be choose 2 member of the house respective the speaker or the deputy speaker, ठीक है। the office of speaker or deputy speaker become vacant if the house shall choose another member to be the speaker or deputy speaker may be, ठीक है। तो ये चीज़ कहती है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो 1 and 3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A bill amending the constitution requires a prior recommendation of प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, यहाँ पर जब हम संविधान का संशोधन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। When a constitutional amendment bill is presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent। वो अपना assent देंगे, ये obligatory है, अनिवार्य है। एंड ये चीज़ जो है वो अनिवार्यता की गई थी 24th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1967 में आया था। बट यहाँ पर प्रेसिडेंट एक चीज़ और कर सकते हैं कि वो मतलब यहाँ पर ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो विदहोल्ड नहीं कर सकते बिल को, और ना ही वो रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के तहत। तो ये करेक्ट हो जाता है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी के तहत। ठीक है, और अगर जो डिसएग्रीमेंट होता है, कोई भी प्रोविजन नहीं है यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का, ये भी करेक्ट है। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड द मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मनी बिल और फाइनेंस बिल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर जो मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, फाइनेंस बिल के केस में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ठीक है, इट हैपन्स इन केस ऑफ द फाइनेंस बिल। ठीक है, और फाइनेंस बिल आता है अंडर आर्टिकल 117 के तहत। 117 करेक्ट है आपका। व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट बी अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली रिकमेंड, ये भी करेक्ट है आपका। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज अ नो जॉइंट सिटिंग प्रोविजन बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। देखिए ये नेसेसरी वाली कंडीशन जो है, ठीक है, ये नहीं बनेगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, अगर जो डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा, तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का मनी बिल के केस में कोई प्रोविजन नहीं है। बट इन केस ऑफ द फाइनेंस बिल प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं टू हाउसेस इन केस ऑफ डेडलॉक, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। नेसेसरी नहीं है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड और इट इज़ ज़रूरी है तो ठीक है कि मतलब रिकमेंड कर सकते हैं, नॉट कंपलसरी यहाँ पर। तो यहाँ पर ओनली 2 रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथिक्स कमेटी इन लोकसभा इज करेक्ट। एथिक्स कमेटी की जब हम बात करते हैं, ये इनिशियली एक एडॉक कमेटी हुआ करती थी, एथिक्स कमेटी। ठीक है, जब ये बनी थी उसके बाद इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला बेसिकली। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है पहला। तो नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, अगर जो ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटेड टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं, ये ओनली मेंबर नहीं है, एनी मेंबर कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पर हम। ठीक है, तो ये ओनली वाला वर्ड गलत हो गया है, ये गलत है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर टू सब जुडिस। देखिए ये कमेटी किसी भी ऐसे मैटर को नहीं टच करेगी जो कि मीडिया रिपोर्ट्स का बेस्ड है, मीडिया रिपोर्ट्स पर बेस्ड है, या फिर आपके जो जुडिशरी में कोई भी विचाराधीन मैटर चल रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट है 1 और 3। दैट मीन्स ऑप्शन सी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है जो कि मनी बिल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये करेक्ट है आपका। एंड मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी करेक्ट है। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट, ये भी करेक्ट है। अमेंडमेंट टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, हैव टू बी एक्सेप्टेड, नहीं, ये एक्सेप्टेड नहीं है, उनकी मर्जी है,
करना चाहें तो करें, नॉट अमेंडमेंट है बेसिकली, यहाँ पर रिकमेंडेशन बेसिकली यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 1 2 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम बात करें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेज द फाइनेंशियल annual financial statement before the both houses of the parliament. At union level no demand for grant can be made except the recommendation of the president of India. ये करेक्ट है आपका, तो ओनली 2 रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। और दिस थिंग्स हैज़ बीन मैंशनड इन द आर्टिकल 113 ऑफ पार्ट 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो है तो लैप्स वाली कंडीशन आ जा रही है, देखते हैं मैंने। तो सबसे पहले अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स रिजोल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये भी आपका करेक्ट है। अभी हमने आई थिंक स्टार्टिंग के क्वेश्चन में इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अ बिल इन रिगार्ड्स टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस ज्वाइंट सिटिंग लैप्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है यहाँ पर, ठीक है। तो केवल 2 करेक्ट है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। While any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration, so he is not presiding, मतलब भाई जाहिर सी बात है ये तो करेक्ट होगा। भाई लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने का प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ पर वो अध्यक्ष तो नहीं रहेंगे, बिल्कुल वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, बट वो स्पीक अपना बात कर सकते हैं, तो ये गलत है आपका। वो अपना बात करने का या अपनी बात रखने का अधिकार है उनको, और वो पहले इंस्टेंट में अपना वोट दे सकते हैं, ये भी गलत है, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। फर्स्ट इंस्टेंट में वोट देंगे, ना कि जब डिसाइसिव या टाई का कंडीशन आएगी तब वोट देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट केवल एक ही है, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, देखिए ये आर्टिकल 85 का पार्ट 2 है, ठीक है। इसके अंदर प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोगेट कर सकते हैं हाउस को और आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, और इसके लिए उनको एडवाइस चाहिए होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है। तो ये तो गलत है आपका। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्स इन डाई, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेशन द हाउस विच इज इन सेशन, ये करेक्ट है आपका। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी आपका करेक्ट है। तो 2 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।